प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आज के वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का बीए द्वितीय वर्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि कोरोना काल के दौरान ऑफलाइन कक्षाएं अभी शुरू नहीं हुई हैं, श्रीमान आयुक्त महोदय और प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के निर्देशानुसार आप सभी विद्यार्थियों को जो कि फर्स्ट ईयर में थे, प्रमोशन के बाद बीए द्वितीय वर्ष में सम्मिलित कर लिया गया है और बीए द्वितीय वर्ष में समाजशास्त्र की कक्षा में आज हम समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ, में आज हम प्राक्कल्पना के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। प्राक्कल्पना के विषय में जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रा और कल्पना और प्रारंभिक कल्पना या प्राथमिक विचार, जिसका अर्थ है, और हमने प्राक्कल्पना के अर्थ के विषय में, परिभाषाओं के विषय में आपको पूर्व वीडियो में बताया था। आज के वीडियो में हम एक श्रेष्ठ प्राक्कल्पना की कुछ विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे कि एक अच्छी प्राक्कल्पना या श्रेष्ठ प्राक्कल्पना में क्या विशेषताएं हो सकती हैं, या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। इसी क्रम में जब हम अनुसंधान प्रारंभ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्राक्कल्पना की आवश्यकता रहती है और इसी क्रम में अनुसंधानकर्ता के द्वारा एक प्राक्कल्पना का निर्माण किया जाता है और ये जो प्राक्कल्पना है वो उपयोगी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। और प्राक्कल्पना एक ऐसा विचार या सामान्यीकरण है जिसे अध्ययन के परीक्षण के लिए रखा जाता है और हर प्रकार का विचार या प्रस्थापना जो है वो प्राक्कल्पना नहीं होती है। और गुड्डे और हाट ने सामाजिक अनुसंधान में उपयोगी प्राक्कल्पनाओं को लेकर के कुछ विशेषताएं इंगित की हैं और इनमें से किसी एक विशेषता के अभाव में प्राक्कल्पना जो हो अनुसंधान में उपयोगी नहीं हो सकती है। और जो उपयोगी प्राक्कल्पना है, श्रेष्ठ प्राक्कल्पना जो है, उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं जो है वो इस प्रकार हैं। पहली बात तो स्पष्टता, क्लियरिटी। गुड्डे और हाट ने लिखा कि प्राक्कल्पनाएं जो हो वो अवधारणाओं के दृष्टिकोण से स्पष्ट होनी चाहिए और इसमें दो बातों का ध्यान हमें रखना होगा। एक तो अवधारणा या वैज्ञानिक शब्दावली जो कि प्राक्कल्पना में काम में ली जाती है और उनकी स्पष्ट परिभाषा जो हो देनी चाहिए, यानी कि जितनी भी जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए और अवधारणाओं को प्रक्रिया का वर्णन करके स्पष्ट करना चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो परिभाषाएं हैं या इन प्राक्कल्पनाओं के विषय में जो भी परिभाषाएं दी जाती हैं वो सामान्यतः सर्वमान्य हो और विचारों का संचार करने वाली हो। अवधारणाएं कभी भी व्यक्तिगत रूप से बनाई हुई नहीं होनी चाहिए कि मैंने अलग बना ली और आपने अलग बना ली और वो आपका
इंडिविजुअल व्यक्तिगत भाव उसमें नहीं होना चाहिए, और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि अलग अलग अर्थों वाली हो। हमें प्राकल्पनाओं के दौरान ऐसी भाषा काम में ली जानी चाहिए जो कि एक सर्वमान्य अर्थ में समझी जा सके, सर्वमान्य अर्थ उसका लगाया जा सके, यानी कि सभी लोग उसको समान अर्थों में उस भाषा का प्रयोग करें, उन शब्दों का प्रयोग करें। ऐसी लैंग्वेज और ऐसी भाषा काम में ली जानी चाहिए। तो अगर भाषाएं और अवधारणाएं दोनों भ्रामक होंगी तो विज्ञान जगत में लोगों की समझ में नहीं आएगा कि ये प्राकल्पना है क्या। इसलिए स्पष्टता हमें अवधारणात्मक दृष्टि से भी रखना चाहिए और व्याकरण की दृष्टि से भी रखना चाहिए। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो कि बहुअर्थी हो और अलग अलग लोग इसके अलग अलग अर्थ लगाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दूसरा, अनुभविक संदर्भ वाले होने चाहिए, एम्पेरिकल रेफरेंसेज उसके पास होना चाहिए। और इस अध्ययन में प्राकल्पना जो हो ऐसी होनी चाहिए जिसमें तथ्यों के द्वारा जांच की जा सके। प्राकल्पना आदर्शों को स्पष्ट करने वाली होगी तो उसका सत्यता परीक्षण करना जो हो संभव नहीं होगा। प्राकल्पना ऐसे तथ्यों, कारकों तथा आचरणों से संबंधित होनी चाहिए जो समाज अथवा अध्ययन के क्षेत्र में जाकर के एकत्रित किए जा सकें, उसकी प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच की जा सके। और अगर प्राकल्पना का अनुभविक संदर्भ होगा तो उपयोगी होगी और वैज्ञानिक अध्ययन अथवा अनुसंधान में सहायक होगी, अन्यथा ये अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। गुड्डे और हार्ट के अनुसार ऐसी प्राकल्पनाओं की अनुभविक तथ्यों के द्वारा जांच की जा सकने वाली होनी चाहिए और ऐसी प्राकल्पना उपयोगी और व्यावहारिक होनी चाहिए। और जहाँ तक व्यावहारिक प्राकल्पनाओं की बात करें उनमें अनुभविक संदर्भ तो निश्चित रूप से होना ही चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं विशिष्टता की। गुड्डे और हार्ट ने लिखा कि उपयोगी प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, अपने आप में स्पेशल होनी चाहिए, और जो भी क्रियाएं और पूर्वानुमान वह इंगित करती हैं ये स्पष्ट रूप से वर्णित होनी चाहिए। और प्राकल्पना बहुत बृहद या बहुत अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए। अगर प्राकल्पना अपने आप में सामान्य होगी तथा अनेक कारकों तथा चरों से संबंधित होगी तो वैज्ञानिक ठीक ढंग से अध्ययन नहीं कर पाएगा। वह अनेक कारकों या कारकों के पारस्परिक संबंधों की जांच नहीं कर पाएगा और अध्ययन क्षेत्र में वह भटकाव की स्थिति में रहेगा। और उसे क्या करना चाहिए कि प्राकल्पना के निर्माण में बड़ी सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि प्राकल्पना न होकर एक अध्ययन का क्षेत्र बन जाती है। और उपयोगी प्राकल्पना हमेशा सीमित, विशिष्ट और निश्चित या पक्ष विशेष से संबंधित होनी चाहिए। वह अध्ययन क्षेत्र से संबंधित न होकर उसके किसी निश्चित पक्ष तक ही सीमित होनी चाहिए। ऐसा होने पर वैज्ञानिक जो हो सरलतापूर्वक संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके और प्राकल्पना की जांच पर कर सकता है। उसके बाद है विद्यार्थी उपलब्ध प्रविधियों से संबंधित। उपलब्ध प्रविधियाँ हमारी वो प्रविधियाँ, हमारे वो टेक्निक्स और हमारे वो मेथड्स जिनके द्वारा हम किसी प्राकल्पना के विषय में जांच करते हैं, प्राकल्पना की जानकारी जुटाते हैं, प्राकल्पना को जांच करने के काम में लेते हैं। क्योंकि प्राकल्पना जो है वो एक प्रस्तावना होती है और जो तथ्यों का परस्पर कारण और प्रभाव और उनका संबंध बताती है, लेकिन उनकी जांच करना अभी तक क्या रहता है, बाकी होता है। ये जांच वैज्ञानिक अध्ययन प्रविधियों के द्वारा ही की जाती है और सभी सामाजिक विज्ञानों में अनेक ऐसी जानकारियाँ और तथ्य हैं जिनको एकत्रित करने तथा अध्ययन करने की प्रविधियाँ उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्राकल्पना का निर्माण तो कर लिया जाता है, परंतु तथ्य संकलन की प्रविधि और पद्धति के अभाव में उसकी जांच असंभव हो जाती है।
परंतु इसका कभी भी ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए अपने को कि हम की प्रविधियाँ विकसित नहीं कर सकते। प्रविधियाँ विकसित कर सकते हैं, प्रविधियाँ नई बनाई जा सकती हैं, परंतु ऐसी प्राकल्पनाएं उस दिन व्यवहारिक होती है जब तक कि हम इससे संबंधित प्रविधि का निर्माण नहीं कर लेते हैं। और ये प्राकल्पनाएं तभी व्यवहारिक होंगी जिस दिन हम इसकी जांच से संबंधित तथ्य एकत्रित करने की प्रविधि का निर्माण कर लेते हैं या उस प्रविधि का सृजन कर लेते हैं। यानी कि ये कार्य जो वो बड़ा हो जाता है, डबल हो जाता है। और इस असुविधा से बचने के लिए और अपना कार्य सही ढंग से हो सके, इसके लिए गुड्डे और हाट ने कहा कि अध्ययनकर्ता को प्राकल्पना का निर्माण करते समय या करने से पहले हमें हमारी जो उपलब्ध प्रविधियां हैं और जो पद्धतियां हैं उनका निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए और ऐसी ही प्राकल्पनाओं का निर्माण करें जिनकी जांच करने के लिए हमारे पास प्रविधियां, उपकरण और मैथड्स हमारे पास उपलब्ध हों। तभी प्राकल्पना जो हो श्रेष्ठ कहलाएगी या श्रेष्ठ बन पाएगी। और उसके बाद में आती है बात सिद्धांत से संबंधित। सिद्धांत से संबंधित की बात करें तो प्राकल्पनाओं में हमेशा सिद्धांत समूह से संबंधित होना अति आवश्यक माना गया है। उपयोगी प्राकल्पना की इस विशेषता पर कई बार नए अनुसंधानकर्ता जो ध्यान नहीं देते हैं और वो लोग प्राकल्पना के चुनाव में अपनी रुचि या अपने पसंदीदा विषय जो चुन लेते हैं और ये लोग जो हो प्राकल्पना के चुनाव के आधार पर कुछ ऐसी सामग्री भी जुटा लेते हैं, परंतु सिद्धांतों की जांच करने और समर्थन करने या उसके संशोधन करने में भी ये चीज़ें सहायता करेगी या नहीं करेगी इस पर बिना विचार किए। और अगर सभी अनुसंधानकर्ता अलग अलग होकर के अध्ययन करेंगे तो फिर ज्ञान और विज्ञान की वृद्धि कैसे होगी। विज्ञान के ज्ञान का संचय तभी संभव होगा जब विद्यमान सिद्धांतों के ज्ञान से संबंधित अध्ययन जो हो किए जाए। इसलिए व्यवहारिक और श्रेष्ठ या उपयोगी प्राकल्पना वही है जो उपलब्ध तथ्यों और सिद्धांतों के ज्ञान से जुड़ी हुई हो। और गुड्डे और हाट ने भी इस विषय में कहा है, क्योंकि ये गुड्डे और हाट का हम बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं कि ये जो उपयोगी विशेषताएं जो बताई गई है वो उन्हीं के द्वारा ही बताई गई कि जब अनुसंधान व्यवस्थित रूप से उपलब्ध सिद्धांत के ज्ञान पर आधारित होता है तो विज्ञान के ज्ञान की वृद्धि होती है। उसके बाद है विद्यार्थियों सरलता। पीवी यंग ने प्राकल्पना की जो एक विशेषता बताई थी, जो अहम विशेषता है वो है क्या है, सरलता। और उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रकाश सरलता पर ही डाला है। और इनका कहना है कि व्यवहारिक और उत्तम प्राकल्पना में सीमित कारकों का अध्ययन करना चाहिए और आवश्यक रूप से अधिक कारकों के अनुसंधान में समावेशन नहीं करना चाहिए, अधिक कारकों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्राकल्पना में जटिलताएं पैदा हो जाती हैं और प्राकल्पना के परीक्षण करने के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु इनके साथ साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि प्राकल्पना कभी भी अत्यधिक सरल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत अधिक जो सरल प्राकल्पनाएं होती है वो अनुसंधानकर्ता के लिए अनुपयोगी और अव्यवहारिक हो जाती है। इसी सत्य को और अधिक स्पष्ट शब्दों में पीवी यंग ने लिखा कि सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है, इसको कोट करेंगे आप, यंत्र है और जो कि व्यर्थ की प्राकल्पनाओं एवं विवेचनाओं को काट सकता है और इसीलिए इसे विलियम ओकम का उस्तरा भी कहा जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में हम प्राकल्पना के प्रकारों के